नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज के जो हमारे थिंकर हैं मैक्स वेबर, हम ऑलरेडी क्लासिकल थिंकर में 2 थिंकर कंप्लीट कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खाइम। अब तीसरे और अंतिम हमारे जो क्लासिकल थिंकर बचे हैं वो है मैक्स वेबर। ये जो डेट है यानी इनका जो समय काल हुआ जन्म से मृत्यु तक का 1864 से 1920 तक। अब समझो क्या था स्टोरी। कोई भी थिंकर होता है, विचारक होता है, वो किस प्रकार से थ्योरी देता है या किस प्रकार से सोचता विचारता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय के सामाजिक परिदृश्य कैसे थे। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जब हम बात करते हैं गे की या समलैंगिकता की, तो हम लोगों को लगता है, जो थोड़े लिबरल हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि हाँ, सबकी अपनी चॉइस है सेक्स को लेकर कि किसी किसी के साथ इंटरेस्ट है, किसी को किसी के साथ। लेकिन अगर यही बात अब से हम 50 साल छोड़िए 20 साल पहले की बात करें तो इस चीज को पाप माना जाता था। और पुराने समय में तो अलग अलग थ्योरी थी इस चीज को लेकर। तो समय जिस प्रकार बदलता है, विचारों पर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जब समाजशास्त्री जो लोग हुए हैं, हमें ये देखना है कि उनके विचार इस प्रकार के ही क्यों हैं, क्योंकि उनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, जो उनके समाज में जो विचार चल रहे थे, जो धारणाएं चल रही थी, वो उसी प्रकार की थी। एक दो पृष्ठभूमि होती है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है जो ओवरऑल समाज में चल रही हो, एक बौद्धिक पृष्ठभूमि होती है जो विद्वान लोग जिस चीज पर अपनी थ्योरी दे रहे हो। 2 तरह के बैकग्राउंड होते हैं। तो हम पहले एक बार जान लेते हैं। अब देखो, इनका जन्म होता है 1864 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में इनकी डेथ होती है। तो लगभग ये मान के चलो, अगर 64 में इनका जन्म हो रहा है, 20 साल तक तो बड़े भी होंगे, 84 में 1885 से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम बेसिक मान लें कि चीजों को समझना, लिखना, कि समाज में क्या चल रहा है, ये अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय क्या था इनके समाज में? इनका जन्म जर्मनी में होता है, यूरोप से संबंधित है। तो वहां पर क्या था, हम देखेंगे कि जो पूंजीवाद था, पूंजीवाद अपना स्थान प्राप्त कर चुका था, यानी पूंजीवाद कहीं ना कहीं समाज में स्थापित हो चुका था। इसी के साथ साथ आधुनिक, जो कहते हैं ना आधुनिक पूंजीवाद, मतलब पूंजीवाद तो एक वो था कैपिटलिज्म, जब जहां पर सामंतवाद का विनाश हुआ, उसके बाद कौन आए? फिर ये आते हैं जो दास वर्ग से एक वर्ग निकल कर आया, जब विदेशों में घूमा गया कि भाई चलिए नए नए देशों की खोज की गई, व्यापारी वर्ग आए, औद्योगिक क्रांति हुई 1750 में, वो औद्योगिक क्रांति थी। उसके बाद क्या था? पूंजीवाद आया। अब आ गए इसके 100 साल बाद, लगभग 100 साल 125 साल के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है? आधुनिक पूंजीवाद आ जाता है। आधुनिक पूंजीवाद का विकास प्रारंभ होता है। आधुनिक पूंजीवाद को हम कैसे समझेंगे? आधुनिक पूंजीवाद का मतलब ये है, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में 2 वर्ग बने। एक थे जिसे हम कहते थे बुर्जुआ, एक थे सर्वहारा। ये कब? जब औद्योगिक क्रांति हुई, मार्क्स के टाइम पर। अब हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद की, जिसमें आधुनिक पूंजीवाद की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस आधुनिक पूंजीवाद में क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां पर ना 3 वर्ग आ जाते हैं। 3 वर्ग कैसे? एक तो सेम यही बुर्जुआ वर्ग, एलीट क्लास, मालिक लोग, ठीक है। अब यहां पर जो सर्वहारा वर्ग था ना, इसके 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है कुशल वर्कर और एक होता है अकुशल वर्कर। अब ये जो कुशल वर्कर है ना, ये पूरे समाज का खेल पलट देते हैं। समाज का खेल कैसे पलट देते हैं? ये लोग वो लोग हैं जो कंपनियों के सीईओ बनते हैं, जो संबंध अकुशल श्रमिक, जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे भी रखते हैं और बॉस से भी रखते हैं। ये समन्वय कराते हैं इन दोनों का, और ये जन्म देती है यहां से मिडिल क्लास को। और यही मिडिल क्लास जो है खेल बदलती है समाज का, कि अलीट अलीट रहे और जो लोअर क्लास है, गरीब लोग हैं, गरीब ही रहे, ये मिडिल में रहेंगे। इनकी इनकम सोर्स ना तो इनके बराबर होती है कि भाई इतना ज्यादा पैसा हो, ना इनकी इतनी कम होती है कि इन्हें जीवन यापन करने के लिए समस्या हो। तो यही मिडिल क्लास है। तो इसका उद्भव कब से होता है? इसका आधुनिक पूंजीवाद के समय इसका उद्भव होने लगता है। तो ये घटना चल रही थी जब मैक्स वेबर अपने समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं।
उसके साथ साथ हितों का टकराव तो चल ही रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था कि भाई ये सब चीजें कहानियां चल रही थी। बौद्ध पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो वहां पर पूंजीवाद, कैपिटलिज्म भी था, समाजवाद भी था। एक पक्ष कह रहा था जो मार्क्स का समर्थक था कि साम्यवादी समाजवाद आना चाहिए, एक मार्क्सवाद था यानी साम्यवादी वाला मार्क्सवाद, और एक समाजवाद कि भाई बाकी लोगों को भी साथ में लेकर चलो। एक प्रत्यक्षवाद चल रहा था कि भाई जिन चीजों का प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण किया जा सके। एक था आदर्शवाद कि भाई समाज हो तो इस प्रकार का हो, इतना आदर्शवादी हो जैसे कि राम राज्य था। एग्जाम्पल बता रही हूं कि जिस प्रकार राजा होते थे तो कैसे हो, राम जी जैसे हो, राज्य हो तो राम के समान हो। एक था द्वंद्ववाद का मतलब जो समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही थी, जितनी भी व्यवस्था थी समाज में, उनके नेगेटिव पक्ष को जो देखता था। एक था प्रकार्यवाद कि भाई समाज में जितनी भी घटनाएं हैं उनको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। तो ये सब चल रहा था मैक्स के बैकग्राउंड में, मैक्स वेबर के बैकग्राउंड में ये सब चल रहा था। आया समझ? मतलब इतना समझ लो कि उस समय की कंडीशन क्या थी समाज का, यानी बाकी लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, मार्क्स के विचारों पर समाज नेगेटिव, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, मतलब जो समाज हमेशा, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, वो हमेशा द्वंद्ववाद के समर्थक रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी कि उस समय इमर्ज हो रहा था, औद्योगिक क्रांति आए थे, उसके दुष्प्रभाव थे। लेकिन ये पूंजीवाद को, मैक्स वेबर पूंजीवाद को, औद्योगिकरण को ये नेगेटिव नहीं मानेंगे, ये पूंजीवाद के समर्थक रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके समय में ना मिडिल क्लास आ गई, तो इन्हें समाज में जो औद्योगिकरण हुआ, जो पूंजीवाद आया, उसकी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, तो इनके विचार उसी प्रकार शेप लेंगे। तो ये अपने जितने भी थ्योरी देंगे उसमें कैपिटलिज्म के यानी पूंजीवाद के हमेशा समर्थक रहेंगे कि भाई जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, पूंजीवाद का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई अपना पैसा कमाए, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा कमाएंगे, ये हमारा हक है। तो ये एक तरीके से अपनी हर थ्योरी में हमें पूंजीवाद के समर्थन के रूप में हम इन्हें देखेंगे। दूसरा, ये हमेशा समाज को मेन मानेंगे कि भाई समाज ने व्यक्ति बनाया है, ना कि व्यक्ति ने समाज। तो दो चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो समाज को मेन मानेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एक तरीके से ये पूंजीवाद के समर्थक रहेंगे। अब हम हर चीज इनके चश्मे से जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे इन्होंने ना पूंजीवाद को ही सेंटर में रखा है। ओके, ऑल गुड। चलिए तो अब लिखना स्टार्ट कीजिए। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाज को नहीं व्यक्ति को महत्व दिया है। मतलब ये मानते हैं कि जो व्यक्ति ने समाज को बनाया है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवाद आ गया था तो जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो भी उभर कर आ रही थी। तो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने समाज को बनाया है, ना कि समाज ने व्यक्ति को बनाया है। तो ये व्यक्ति को मेन मानते हैं और व्यक्ति के क्रियाकलापों को मेन मानते हैं। जब हम इनकी जानेंगे सोशल एक्शन, सामाजिक अभिक्रिया को, तो हम जानेंगे इन्होंने व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने ये नहीं कहा कि सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी रहेगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। नोट करिएगा, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट समर्थन में रहेंगे पूंजीवाद के समर्थन में रहेंगे। दूसरा, व्यक्ति को केंद्र में रखेंगे, ठीक है। और सामाजिक क्रिया बताएंगे कि सामाजिक क्रिया क्या है। फिर ये बताएंगे कि व्याख्यात्मक विज्ञान है, जो समाज शास्त्र है ना, वो ना एक व्याख्यात्मक विज्ञान है। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि व्याख्यात्मक विज्ञान क्या है। फिर ये आदर्श प्रारूप बताते हैं कि किसी भी चीज को एनालिसिस करने की अगर हम कोई नया सिद्धांत देते हैं तो हम आदर्श विधि के द्वारा ही देते हैं। आदर्श विधि एक्चुअल में है क्या। सामाजिक क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं कि भाई अच्छा ये चीज दो लोग व्यक्ति बात कर रहे हैं तो सोशल एक्शन हो रहा है, इनका एनालिसिस करेंगे कि ये है क्या। एक हलवाई समोसे बना रहा है, किसी लड़की से कन्या से बात कर रहा है, तो ये देखेंगे अच्छा ये भी सामाजिक क्रिया चल रही है, एक्चुअल में ये है क्या। फिर देखेंगे ओहो समाज में तो एक परिवार नाम की भी एक व्यवस्था है। परिवार क्या कर रहा है कि भाई बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ये लोग, फिर उनकी शादी विवाह करते हैं, कि परिवार में ऐसा क्या है कि परिवार सिस्टम बन रहा है। फिर ये देखेंगे कि परिवार कब से बनना स्टार्ट हुआ, इतिहास जानेंगे परिवार का।
फिर जैसे समाज में देखेंगे कि खाप, एग्जाम्पल मान लो कि खाप पंचायत है, खाप पंचायत क्यों है, कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनके दृष्टिकोण क्या थे? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण थे, पूंजीवाद को मानते हैं, आदर्शवादी विचारों पर बल देते हैं, आदर्शवादी विचारों पर बल देते हैं, आदर्शवादी विचारों पर बल देते हैं। एक ये सोशल एक्शन को, तो अंतःक्रियावादी है। अंतःक्रियावादी कि भाई जब दो व्यक्ति अंतःक्रिया, इंटरैक्शन कर रहे हो तो उनको एनालिसिस करना, अंतःक्रियावादी है। मैक्स वेबर अंतःक्रियावादी है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा अंतःक्रियावादी है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अब नोट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पेज। अब कंटिन्यू करेंगे हम इनके विषय में लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैक्स वेबर के बारे में। वेबर के विषय में पहली हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। 1 बाय 1 करके लिखिएगा, इसमें कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहले लिखना इनका जन्म 21 अप्रैल, जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के एफुट शहर में हुआ। जन्म 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के एफुट शहर में हुआ, एफुट शहर में हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, ये बर्लिन में विश्वविद्यालय में विधि संकाय के प्रोफेसर थे। बर्लिन यूनिवर्सिटी में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में विधि संकाय के प्रोफेसर थे। यानी यहां से हमारा क्लियर होता है जो मैक्स वेबर थे ना, ये लॉ की फैकल्टी थे, इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। तो जब हम पॉलिटी में इनका पढ़ते हैं, नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ते हैं, या फिर नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का, फिर हम अथॉरिटी का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये एक क्या थे, एक विधि, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। लेकिन पढ़ाई करते करते समाजशास्त्र में इंटरेस्ट आया और इन्होंने कुछ थ्योरी दी जो हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो लिखिएगा ये बर्लिन के विश्वविद्यालय में विधि संकाय के प्रोफेसर बने। समाजशास्त्र में थ्योरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेगा कि ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने, इसलिए लिखा है आपको। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भी इनका योगदान रहा। थर्ड पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में भी इनका योगदान रहा। नेक्स्ट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट, 14 जून 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। 14 जून 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट लिखिएगा, वेबर के अनुसार, वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वेबर के अनुसार, वेबर के अकॉर्डिंग डिफाइन लिखिएगा, वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, इसमें कंटिन्यू करिएगा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का, सामाजिक क्रिया का, सामाजिक क्रिया को अंडरलाइन कीजिएगा, जो सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराता है, सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक, निर्वाचनात्मक जो सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराता है। ठीक है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया, इसमें कंटिन्यू कीजिएगा, जिसके कारण सामाजिक क्रिया तथा इसकी गतिविधियों, जिसके कारण सामाजिक क्रिया तथा इसकी गतिविधियों
एवं परिणामों की कारण सहित व्याख्या संभव हो पाती है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया तथा इसकी गतिविधियों एवं परिणामों की कारण सहित व्याख्या संभव हो पाती है। अब इस डिफाइन को समझो कि इस डिफाइन में वेबर क्या कह रहे हैं। इसमें मैंने आपको लिखा है सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराता है। इसका मतलब ये है कि समाज में जो सामाजिक क्रियाएं हो रही हैं, जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हो या कोई भी क्रिया चल रही हो, जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी जगह देखने पे मिलेगा कि भाई ये भी सामाजिक क्रिया हो रही है। सामाजिक क्रिया का मतलब ये मत समझ लेना कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो सामाजिक क्रिया हो रही है। सामाजिक क्रिया का मतलब जहां दो लोग वाद प्रतिवाद कर रहे हो, फीडबैक भी जहां आ रहा हो, जहां पर इंटरेक्शन चल रहा हो एक तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, निर्वाचनात्मक बोध कराती है, यानी निर्वाचन का मतलब होता है एक तरीके से चयन करना। हमें पता है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो यह क्या है, सामाजिक अभिक्रिया नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति इस मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, रुका और किसी व्यक्ति से लड़ने लगा सामने से, यह क्या हो रही है, यह सामाजिक क्रिया हो रही है। तो हमने सिलेक्शन किया कि समाज में इतनी सारी घटनाएं हैं, इनमें से सामाजिक क्रिया कौन सी है, उसका हमने चयन किया, निर्वाचन किया। निर्वाचन का मतलब चयन करना, इस लाइन का मतलब ये था। अच्छा, जब हम निर्वाचन करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि जो सामाजिक क्रिया होती है इसकी गतिविधि, कि भाई क्या गतिविधि थी, परिणाम रिजल्ट क्या हुआ, इसकी हम व्याख्या संभव कर पाते हैं कि दो लोग, पहले एक लड़का बाइक से जा रहा था, फिर सामने से कोई आया टकराया, अब इनकी जो सामाजिक अभिक्रिया हुई, तो इनकी जो अभिक्रिया हुई सामाजिक अभिक्रिया, इसकी व्याख्या संभव हो पाती है। इसको समझाया मैक्स वेबर ने। इनके अनुसार जो समाज शास्त्र होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे किसी भी चीज का सामाजिक अभिक्रिया को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैक्स वेबर का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। मैक्स वेबर का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। अब इसमें हम पहले नोट कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये है क्या। हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखना कंटिन्यू करें। लिखिएगा इसमें वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। इनका मानना था कि किनका, वेबर का, इनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता। इनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता। जो मूल्यों से मुक्त नहीं है ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, कोमा सामाजिक क्रियाएं समाज शास्त्र का केंद्रीय अध्ययन विषय है। सामाजिक क्रियाएं समाज शास्त्र का केंद्रीय अध्ययन विषय है। इसी में कंटिन्यू करिएगा आगे। इसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन करने से है। जो अर्थपूर्ण अध्ययन है इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन करने से है, पूर्ण विराम। वेबर ने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया का रूप नहीं, वेबर ने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया का रूप नहीं ले सकती माना है, क्योंकि
सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध पाया जाना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध पाया जाना आवश्यक है। चलिए अब समझते हैं इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। ये पैराग्राफ कंप्लीट और ये हेडिंग भी कंप्लीट। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक क्रिया क्या होती है। सामाजिक क्रिया का मतलब होता है अर्थपूर्ण व्यवहार जो कर्ता के दृष्टिकोण से समाज से संबंधित है। अर्थपूर्ण व्यवहार का मतलब ये नहीं कि नमस्ते जी, कैसे हैं जी, ऐसे वैसे। अर्थपूर्ण व्यवहार का मतलब कि कोई भी वो व्यवहार जिसे हम एनालिसिस कर सके, देख सके। ठीक है, इनका मतलब ये है। अब देखो पहली लाइन लिखी है इसमें, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया। इन्होंने समाजशास्त्र में कहा अगर आपको समाज में कोई भी मतलब क्या देना है, सिद्धांत देना है। देखो क्या चीज होती है, जब भी हम अपने अपने विषय अलग छांटते हैं, जैसे अगर मुझे पूछा जाए, मैंने 12th पीसीएम से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो मेरी अपनी चॉइस थी कि भाई मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली। वहीं मेरी एक फ्रेंड थी, उसने क्या लिया, ह्यूमैनिटी ली। तो वो सब्जेक्ट्स जो चयन किया उसने किया। तो हम व्यक्तियों को सबको अपना अपना अधिकार है कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से। इसी तरह मैक्स वेबर और अन्य जो थिंकर थे उनकी अपनी अपनी थ्योरी थी कि वो समाज में जो सिद्धांत देंगे, जो सोशियोलॉजिकल जो वे सिद्धांत देंगे, वो किस प्रकार से समाज को एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार वो सोचेंगे, किस प्रकार से वो अपनी क्या पद्धति बनाएंगे कि भाई हम रिसर्च इस प्रकार से करेंगे। ये एक रिसर्चर पर डिपेंड करता है। तो जो मैक्स वेबर थे वो एक रिसर्चर थे, तो इन्होंने समाज शास्त्रीय सिद्धांत जब दिए, इन्होंने मेन फोकस किया सामाजिक क्रियाओं पर कि समाज में जो सामाजिक क्रियाएं मेन हो रही हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे और तब जाकर हम थ्योरी देंगे। ओके, तो इन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया। इनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता। ये मैंने अंडरलाइन कराई थी। मूल्यों से मुक्त का मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी समाज में जो अभिक्रिया हो रही है, मूल्यों का मतलब होता है दया, प्यार, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं एक तरीके से, वो उन्हें कहते हैं मूल्य। की जैसे हमें घर में बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि भाई चोरी करना पाप है, तो अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे पता है कि मुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे मूल्य है। तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि जो सामाजिक अभिक्रिया होती है उनमें मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकती, कि भाई उन्हें जो वैल्यूज सिखाई गई हैं व्यक्तियों को वही वह समाज में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी बच्चे को सिखाया गया है कि चोरी नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा, और किसी को पता है आदत है चोरी करनी है तो वो करेगा। तो कहा है कि जितनी सामाजिक क्रियाएं हैं वो मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट कहा है सामाजिक क्रियाएं समाज शास्त्र का केंद्रीय अध्ययन है, यानी बीच में मिडिल में सबसे फोकस में उन्होंने केंद्र में रखा सामाजिक क्रियाओं को। इसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन है। अर्थपूर्ण अध्ययन का मतलब कि अगर कहीं क्रिया हो रही है कि भाई दो व्यक्ति जाकर आपस में लड़ने लगे, जैसे मैंने कहा कि भाई एक व्यक्ति आ रहा था बाइक पर, चुपचाप जा रहा था, सामने से एक आया, टक्कर हुई, उनकी क्या हो गई, आपस में बहस हो गई। तो अगर हमने दूर से देखा, हम सिर्फ समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई एक व्यक्ति इधर से आ रहा था, एक व्यक्ति इधर से आया था, बाइक की टक्कर हुई और इनके आपस में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन अगर हम उस कर्ता के दृष्टिकोण से, जिन दो व्यक्तियों के बीच वो क्या है, कर्ता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो दोनों ना आपस में पड़ोसी हैं और उनकी पहले से ही नहीं बनती। तो हल्की सी बाइक टच हुई तो वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गई। ये कैसे पता चला, जब बहस में एक व्यक्ति ने कहा कि तुम हमें घर में भी इसी प्रकार परेशान करते हो। तो यहाँ पर मैक्स वेबर कह रहे हैं कि हम समाज के दृष्टिकोण से सामाजिक क्रियाओं का एनालिसिस नहीं करेंगे, कर्ता के दृष्टिकोण से, कि कर्ता ने अगर सामने वाले को गाली दी तो क्यों दी, क्या रीजन था उसके पीछे, उसकी हिस्ट्री क्या रही, हम ये चीज का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक क्रियाएं दो या दो से अधिक, मतलब सामाजिक क्रिया में ऐसे नहीं होगा कि भाई कोई इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कर रहा है, बाइक लेके जा रहा है, इंडिविजुअल व्यक्ति अपने आप में ही मुस्कुरा रहा है, ये सामाजिक अभिक्रिया नहीं है। सामाजिक अभिक्रिया का मतलब जब दो व्यक्ति हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, फीडबैक जा रहा हो, वही कहलाएगी हमारी क्या, सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि। नेक्स्ट हेडिंग डालिए समाजशास्त्र से संबंधित, समाजशास्त्र से संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय
सिद्धांत, थ्योरी मेन है ये, सिद्धांत लिखिएगा। समाजशास्त्र सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि, ये हेडिंग है, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि, ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिएगा जरा। आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है, पूर्ण विराम। इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में समान तथा असमान प्रवृत्तियों की पहचान करता है। प्रवृत्तियों ऐसे लिखा जाएगा, जो वर्ड हार्ड होते हैं उन्हें मैं लिख देती हूँ। प्रवृत्तियों की पहचान करता है। आई रिपीट, इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में समान और असमान प्रवृत्तियों की पहचान करता है। कोमा, वेबर का कहना है कि आदर्श विधि न तो लिखिएगा, आदर्श विधि न तो सांख्यिकी रूप से, न तो सांख्यिकी रूप से एक औसतन इकाई है, न तो सांख्यिकी रूप से एक औसतन इकाई है, और न ही एक उपकल्पना है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ से इसी में कंटिन्यू करिएगा। आदर्श प्रारूप एक अमूर्त अवधारणा है। आदर्श प्रारूप एक अमूर्त अवधारणा है, जिसकी कल्पना शोधकर्ता शोध से संबंधित समुचित ज्ञान प्राप्त करता है। जिसकी कल्पना शोधकर्ता शोध से संबंधित समुचित ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक सब हेडिंग बनेगी। आदर्श प्रारूप का 3 स्तर पर वर्णन किया गया है। आदर्श प्रारूप है क्या? आदर्श प्रारूप का 3 स्तर पर वर्णन किया गया है, जो निम्न है या जो निम्नलिखित है। आदर्श प्रारूप का 3 स्तर पर वर्णन किया गया है, जो निम्न है। फर्स्ट लिखिएगा, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं। फर्स्ट लिखिएगा, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का आदर्श प्रारूप। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का आदर्श प्रारूप, जिसमें पश्चिमी देश प्रोटेस्टेंट एथिक यानी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट एथिक, जिसमें पश्चिमी देश प्रोटेस्टेंट एथिक तथा आधुनिक पूंजीवाद को आदर्श प्रारूप के रूप में चित्रित किए जाने की प्रक्रिया है। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें सेकंड पॉइंट है आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक तथ्यों के अमूर्त तत्वों का विश्लेषण भी करता है। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक तथ्यों के अमूर्त तत्वों का विश्लेषण भी करता है, जिसको अनेक ऐतिहासिक तथा
जिसको अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसको अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे अधिकारी तंत्र तथा सामंतवाद, जैसे अधिकारी तंत्र तथा सामंतवाद। नेक्स्ट लिखिएगा आदर्श प्रारूप, यानी थर्ड पॉइंट, आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्क संगत। आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्क संगत, तथा लिखिएगा इसे तर्क संगत। आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। वेबर का कहना था, या वेबर के अनुसार वेबर का कहना था कि आदर्श प्रारूप का अर्थ, वेबर का कहना था कि आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक मूल्यों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, नैतिक मूल्यों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, न ही इसे आदर्श क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ना ही इसे आदर्श क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। गॉट इट? पूर्ण विराम। ये आपका पैराग्राफ खत्म और हेडिंग खत्म। अब इसे समझते हैं एक्चुअल में था क्या। देखिए, सबसे पहले जानते हैं समाज शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित आदर्श विधि। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हर जो शोधकर्ता होता है वो समाज शास्त्र या फिर अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिस चीज में भी रिसर्च करेगा उसका एक अपना तरीका होगा सिद्धांत देने का। तो समाज शास्त्रीय सिद्धांत यानी ये सोशियोलॉजी में जो थ्योरी देंगे उससे संबंधित है आदर्श विधि। तो इन्होंने एक विधि बताई, जैसे मार्क्स क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं समाज का, दुर्खाइम क्या करते हैं, समाज का एनालिसिस करते हैं। वो आत्महत्याओं के लिए क्या करते हैं, 26,000 से ज्यादा जो नोट थे यानी आत्महत्याओं का एनालिसिस करेंगे, कि डेटा लेके आएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, अच्छा ये चीज ये कह रही है, ये चीज ये कह रही है, तब जाकर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लेकिन जो मैक्स वेबर है वो कहते हैं कि भाई डेटा लाने की, संख्या लाने की, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी सामाजिक क्रिया हो रही है ना, एक तो कर्ता के दृष्टिकोण से समझो कि वर्तमान में इसने ऐसा क्यों किया, फिर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानो कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ, और एनालिसिस करो ये चीजें ऐसी हो रही हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू था एनालिसिस करने का मैक्स का। ठीक है, तो अब वेबर जो है इसी चीज को कह रहे हैं कि आदर्श प्रारूप जो है एक आदर्श विधि जो है एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है, कि भाई इसमें डेटा वेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसमें एनालिसिस करो, चीजों को देखकर सामाजिक अभिक्रिया देखिए और एनालिसिस करो कि अच्छा भाई ये इसका पड़ोसी था, इनके पुराने संबंध सही नहीं थे, इसलिए रास्ते में इनकी बाइक टकराने पर लड़ाई हुई। नेक्स्ट, इसके द्वारा एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर समाज में समान तथा असमान प्रवृत्तियों की पहचान करता है। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है वेबर का कि भाई वेबर कह रहे हैं कि कोई एक रिसर्चर होगा जिसे हम कहेंगे शोधकर्ता। शोधकर्ता को ना ग्राउंड पे कहां जाएगा, शोधकर्ता समाज में जाएगा और समाज में जाकर रैंडमली सामाजिक अभिक्रिया देखेगा कैसे कैसे हो रही है और वहां से एनालिसिस करेगा। यहां पर ये नहीं होगा कि कोई शोधकर्ता जाकर समाज में डेटा कलेक्ट करे कि भाई रैंडमली 25 लोगों से पूछने लगे कि भाई आपको क्या लगता है कि पूंजीवाद अच्छा है या बुरा है, आप किस प्रकार की नौकरी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करो, सामाजिक अभिक्रिया को एनालिसिस करो और कर्ता का दृष्टिकोण देखो कि क्या था। फिर समाज में जाकर एक रिसर्चर रहेगा, वो समाज में जाएगा, समाज में जाकर वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, विश्लेषण। जबकि अगर हम अन्य शोधकर्ता की बात करें, मान लो कोई रिसर्चर होगा, वो ग्राउंड पे जाएगा, 25 लोगों का चयन करेगा तो कि भाई इनसे मैं अपने प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर अपनी कोई थ्योरी देगा, अवधारणा देगा। कोई रिसर्चर क्या करेगा, जैसे कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान समय में बहुत केस चल रहे हैं महिला रेप को लेकर। अगर कोई समाजशास्त्री होगा जो सिर्फ एनालिसिस बेस्ड पर नहीं बैठा, जो डेटा कलेक्ट करेगा और ग्राउंड पर भी नहीं जा रहा, तो वो इस प्रकार के पास्ट में जितने केस हुए हैं ना उनको उठाएगा, उन्हें पढ़ेगा और कुछ
जो समाजशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेगा, अच्छा ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, फिर वो अपना एक सिद्धांत दे देगा कि भाई मैंने वहां से डेटा उठाया, इन लोगों की बात सुनी और मेरे हिसाब से ये है। तो ये एक रिसर्चर की ये एक अपनी थ्योरी है सिद्धांत देने की। एक रिसर्चर वो होगा जो समाज में जाकर कि भाई लड़कियों से रेप हुआ तो उनकी परिवार से बात करेगा कि क्या क्या चीजें थी, जो फिर वो देखेगा कि ऐसा तो दूसरी जगह पर भी हुआ है, चलो वहां पर भी जाकर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक रिसर्चर वो होगा। वहीं अगर हम वेबर को देखेंगे, वेबर जाएगा समाज में, देखेगा कि भाई अच्छा लड़कियों के साथ रेप हुआ है, तो वो डेटा वेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या जानेंगे कि भाई लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, फिर वो जिन्होंने रेप किया उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कर्ता ने क्यों किया, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इनकी जो कर्ता है, जिन लोगों ने गलत किया उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही, उस लड़की का पास्ट कैसा था, क्या लड़की वो कुछ गलत तो नहीं थी या सही थी, या फिर वो जो लोग हैं उनकी क्रिमिनल प्रवृत्ति तो नहीं थी। ये चीज एनालिसिस करेंगे वेबर समाज में जाने के बाद। ये चीज बता रहे हैं वेबर, ठीक है। अब इन्होंने आगे कहा कि वेबर का कहना है कि आदर्श विधि ना तो, हाँ समाज में समान, पहले यहां पर आ जाते हैं, इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में जाएगा, समान तथा असमान प्रवृत्तियों की पहचान करेगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि समान तथा असमान, कि समाज में क्या चीज ट्रेंड में चल रही है, कि भाई ये चीज ट्रेंड में है और ये चीज ट्रेंड में नहीं है। वहां हम दो तरह के लोग देखेंगे कि भाई सब लोग शांति में बाइक से जा रहे हैं, रेड लाइट पर रुकते हैं, ये क्या है, समान प्रवृत्ति है, समान ट्रेंड है, सब इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रेड लाइट को तोड़कर भागे जा रहे हैं, ये एक असमान प्रवृत्ति है। इस चीज का एनालिसिस करेंगे वेबर। फिर उन्होंने लिखा है कि वेबर का कहना है कि आदर्श विधि ना तो सांख्यिकीय रूप से औसतन इकाई है, मतलब हम डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते और डेटा को फिर हम एनालिसिस करें, फिर एवरेज निकाले कि भाई इन लोगों ने रेड लाइट तोड़ी, मतलब 50 लोगों ने तोड़ी, अब इसका ये कंक्लूजन हुआ। उनका कहने का अर्थ है ये नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता समाजशास्त्र का अध्ययन। इन्होंने कहा है कि ना तो एक डेटा कलेक्ट करके कर सकते और ना ही, इसमें लिखा है ना ही एक उपकल्पना है। उपकल्पना का मतलब होता है ना ही हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप थिंकर्स को देखेंगे, कई बार थिंकर्स ना जिस चीज पर रिसर्च कर लेते हैं तो वो मान लेते हैं कि माना, जैसे वर्तमान समय में कहें कि लड़कियों को कहा जाता है कि भाई ये हैवी ड्राइवर होती है। हैवी ड्राइवर का मतलब कि ये स्कूटी या बाइक अच्छे से नहीं चला सकती। तो अगर वेबर वहां रिसर्च करेंगे, वेबर मानेंगे कि, वेबर का कहने का मतलब ये है कि जैसे और लोग रिसर्च करते हैं ना कि भाई माना कि लड़कियां बाइक अच्छी नहीं चला सकती, तो हमने मान लिया, हाइपोथेसिस बना लिए। अब जाकर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ग्राउंड पर जाकर लड़कियों से बात करेंगे, उन्हें चलते हुए देखेंगे कि हाँ वाकई में क्या लड़कियां अच्छे से बाइक नहीं चला सकती। तो किसी थिंकर ने ऐसी हाइपोथेसिस बना ली और जाकर देखा कि भाई ये तो सिर्फ समाज में ना एक भ्रम है जो पितृसत्तात्मक लोगों की सोच के द्वारा फैलाया गया है। हम तो वर्तमान समय में देख रहे हैं लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, जो लड़कियां हैं वो फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं, लड़कियां मेट्रो भी चला रही हैं, लड़कियां झांकियां भी निकाल रही है, 15 अगस्त 26 जनवरी पर बुलेट चला रही हैं, वो प्रदर्शनी में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये हाइपोथेसिस थी। तो आकर एक रिसर्चर ने कहा कि नहीं भाई ये तो समाज के द्वारा भ्रम फैलाया गया हुआ है, मेरे द्वारा ये फैक्ट हैं और ये जो हाइपोथेसिस है ये गलत है, ये मैंने जस्टिफाई किया इन तथ्यों से। वेबर कह रहे हैं कि जो ये आपने लाइन बनाई ना कि लड़कियां हैवी ड्राइवर होती हैं या अच्छी चालक नहीं होती, ये बनाओ ही मत। समाज शास्त्र में आपको हाइपोथेसिस बनाने की, उपकल्पना अपने आप से पहले ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब जो है कि बस मानसिक अवधारणा है, समाज में सामाजिक क्रिया हो रही है, मानसिक अवधारणा है, एनालिसिस करो और बताओ कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो आदर्श विधि है, जो मेरी विधि है, यानी इनकी जो ये विधि है ये आदर्श विधि है, और इस आदर्श विधि के इन्होंने 3 स्तर पर वर्णन किया। पहला स्तर इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से, जो भाई ऐतिहासिक रूप से जो पास्ट में जो घटनाएं हुई है ना, उनका कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से जो घटनाएं हुई हैं उनका आदर्श प्रारूप, जिसमें पश्चिमी धर्म, प्रोटेस्टेंट एथिक तथा आधुनिक पूंजीवाद को ऐतिहासिक रूप से माना। इन्होंने कहा जो पास्ट में जो घटनाएं हुई, पास्ट में घटनाएं कैसे हुई कि भाई जो प्रोटेस्टेंट धर्म आया और आधुनिक पूंजीवाद आया ना, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने एक तरीके से कि देखो इसमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने एनालिसिस किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म जब आया उसने प्रमोट किया पूंजीवाद को, तो इन्होंने आदर्श माना कि हाँ भाई हमने ये चीजें देखी कि पहले ना सामंतवाद का मतलब सामंतवाद का अंत हुआ, तब जाकर पूंजीवाद आया, आधुनिकता आई औद्योगिक क्रांति के बाद। तो ये दोनों चीजें सही है, इन्होंने एनालिसिस करके बताया।
दूसरा इन्होंने कहा, ये बात चलिए हिस्ट्री की, कि भाई हिस्ट्री का एनालिसिस किया कि सामंतवाद खत्म हो गया, फिर आधुनिक आया, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद क्या आया, पूंजीवाद आया। ये इन्होंने एनालिसिस किया। दूसरे में बताया इन्होंने ऐतिहासिक प्रारूप ऐतिहासिक तथ्यों के अमूर्त तत्वों का विश्लेषण भी करता है। इनका कहने का मतलब ये है, दो चीजें होती हैं, एक मूर्त तत्व होते हैं, एक अमूर्त तत्व होते हैं। मूर्त उन्हें कहते हैं जिन्हें हम टच कर सके, देख सके, जैसे ये बोर्ड है, ये एक मूर्त है, मैं इसे टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। ये मोबाइल है, मैं इसे टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, ये क्या है, एक मूर्त है। लेकिन अगर मैं कहूँ हवा, वो क्या है, वो अमूर्त है। अगर मैं बात करूं जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, अगर मैं कहूं एक तरीके से माँ की ममता, वो क्या है, वो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन ममता किसी को दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो ये अमूर्त चीज है। तो यहाँ पर वेबर कह रहे हैं कि जो इतिहास में जो अमूर्त चीजें थी ना, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, हम वो भी एनालिसिस के माध्यम से, इस आदर्श विधि के माध्यम से एनालिसिस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें कहा इन्होंने अमूर्त तथ्यों का भी विश्लेषण भी कर सकते हैं, जिसको अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल बताया, जैसे अधिकारी तंत्र और सामंतवाद। इन्होंने अधिकारी तंत्र को अच्छा बताया क्योंकि इनके टाइम पर ब्यूरोक्रेसी नई नई आई थी, तो इन्होंने कहा भाई ब्यूरोक्रेसी ना बिल्कुल सही है, नौकरशाही, कि भाई करिश्माई लोग होते हैं जिन्हें करिश्मा मतलब एक तरह से कुदरत का गॉड गिफ्ट होता है, इन्होंने कहा ये सब चीजें ना बिल्कुल सही है, ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था। फिर एक आता है नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप जो है विवेकपूर्ण तथा तर्क संगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। इन्होंने कहा जो आदर्श प्रारूप है ना, उसमें क्या है, वो विवेकपूर्ण भी है और एक तर्क संगत यानी फैक्ट है, उसमें तर्क संगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। वेबर का कहना है आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक मूल्य से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इन्होंने कहा है कि भाई जो आदर्श प्रारूप होगा, आइडियल विधि होगी, उसमें हम नैतिक मूल्य नहीं जोड़ सकते कि भाई झूठ बोलना पाप है, इस प्रकार के मूल्य नहीं जोड़ सकते, और न ही इसे आदर्श क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मतलब समझ लीजिए, इन्होंने आदर्श विधि बताई, आदर्श प्रारूप बताया, कैसे कैसे बताया, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी कि एक इनके नजर से शोधकर्ता समाज में जाएगा, चीजों का विश्लेषण करेगा, डेटा पर आधारित नहीं रहेगा, यही इनकी आदर्श विधि है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अब लिखिएगा समाजशास्त्र सिद्धांत से संबंधित पूंजीवाद। समाजशास्त्र से संबंधित पूंजीवाद, समाजशास्त्र से संबंधित पूंजीवाद, ये नेक्स्ट हेडिंग है। पहले से लिख लेते हैं, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। समाजशास्त्र से संबंधित पूंजीवाद, लिखिएगा वेबर ने निम्नलिखित 4 सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। वेबर ने निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। पहली लिखिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा तार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाएं ब्रैकेट में लिखिएगा इसे, रेशनल एक्शंस, इसमें कंटिन्यू करिएगा लिखना। इसमें लिखना है आपको तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय, यानी तार्किक क्रियाओं का जो अर्थ है, तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है, तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय, तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय, तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय ऐसे लिखा जाएगा, तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, पूर्ण विराम। इन क्रियाओं में साधन तथा लक्ष्य दोनों में एक
विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। इन क्रियाओं में साधन तथा लक्ष्य दोनों में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। ठीक है, पूर्ण विराम, ये खत्म। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट आपको लिखना है मूल्यों पर आधारित क्रियाएं। मूल्यों पर आधारित क्रियाएं। मूल्यों पर आधारित क्रियाएं, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस। वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यह वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने मूल्यों की कसौटी पर खरा उतारता है। जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को मूल्यों की कसौटी पर खरा उतारता है। जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को मूल्यों की कसौटी पर खरा उतारता है। जैसे, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना। जैसे एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट, संवेगात्मक क्रियाएं। संवेगात्मक क्रियाएं, इसमें लिखिएगा इमोशनल एक्शंस। इमोशनल एक्शन, इसमें लिखिएगा मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं। मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं उन क्रियाओं का बोध कराती हैं। मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं उन क्रियाओं का बोध कराती हैं। मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं उन क्रियाओं का बोध कराती हैं जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती हैं। जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू करके लिखना है। किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ, किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध, किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध उसके सभी संवेगों या संवेदनाओं पर आधारित होता है। उसके सभी संवेगों या संवेदनाओं पर आधारित होता है। अब नेक्स्ट और फोर्थ लिखिएगा, परंपरागत क्रियाएं। परंपरागत क्रियाएं, ट्रेडिशनल एक्शंस। ट्रेडिशनल एक्शन, इसमें लिखिएगा इन क्रियाओं में सामाजिक क्रियाओं तथा परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन क्रियाओं में सामाजिक क्रियाओं तथा परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार परंपरा से जुड़े होते हैं। पूर्ण विराम, एक संयुक्त परिवार के सदस्य
एक संयुक्त परिवार के सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन, एक संयुक्त परिवार के सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण करते हैं। कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण करते हैं, जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करता है। जिसका पालन, इसी में लिखना है, जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करते हैं। देखो, अब समाजशास्त्र सिद्धांत से संबंधित पूंजीवाद उन्होंने बताया। उन्होंने मेनली पूंजीवाद के हमेशा पॉजिटिव पक्ष को देखा। तो अब वो इन चार क्रियाओं के द्वारा ना, इन चार अभिक्रियाओं के द्वारा पूंजीवाद को सही साबित करना चाहते हैं सबकी नजरों में। कौन? मैं नहीं, वेबर। उन्होंने पहला बताया कि भाई पूंजीवाद ऐसा नहीं है जैसे तुम कह रहे हो कि व्यक्ति सिर्फ अपना अपना पैसा बनाता है, दूसरों को तो देखता ही नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा जो पूंजीवाद है ना, वो उसमें ना तार्किक क्रियाएं भी होती हैं। जो पूंजीवाद का समाज है उसमें जब हम देखेंगे कि तार्किक क्रियाएं भी हो रही है। तार्किक क्रियाएं कैसे हो रही है कि भाई इन क्रियाओं का अभिप्राय क्या है कि कोई भी बात होती है ना, कोई भी क्रिया हो रही है, फैक्ट पर आधारित होती है। व्यक्ति ऐसे ही किसी को जाकर मुक्का नहीं मार देता, विवेक पर आधारित, कि भाई शांति भी है इस समाज में, पूंजीवाद के समाज में। पहले मतलब उनका यह है कि क्रियाओं में साधन तथा लक्ष्यों में से एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। कि भाई विवेकपूर्ण संबंध, ये कह रहे हैं कि जो समाज है ना, वो लोग पूंजीपति क्या करेंगे, वो उनका लक्ष्य है पैसा हासिल करना, लेकिन वो पैसा इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो समाज की भलाई कर सके। वो ना डोनेट भी करते हैं पैसा, वो ना सड़कें भी बनवा देते हैं। तो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से जो भी क्रियाएं हो रही है ना समाज में, पूंजीवाद समाज में, वो विवेक पर और फैक्ट पर आधारित हो रही है, ऐसे ही कुछ हवा में नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप देखो तो जरा, मूल्यों पर आधारित क्रियाएं भी चल रही हैं समाज में। पूंजीवाद वाले समाज में मूल्यों पर आधारित क्रियाएं भी चल रही हैं। हमने कहा भाई कौन सी? उन्होंने कहा तुम देखो जरा, अगर कोई जहाज है वो पानी में डूब रहा है तो उसका कैप्टन जो वहां से निकलकर भाग सकता है, छोटी बोट शिप पे या पहन के कि भाई जैकेट वगैरह, वो निकल सकता है, लेकिन वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे उसके मूल्यों ने बांधा हुआ है। जो पूंजीवादी समाज में पूंजीवाद परिवार ने उस बच्चे को सिखाया, दया भाव करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए, वो होंगे मूल्य हमारे, तो मूल्यों पर आधारित भी है। तीसरा इन्होंने कहा संवेदात्मक क्रियाएं, कि भाई पूंजीवाद समाज में ना इमोशनल क्रियाएं भी होती हैं। कि भाई एक माँ का अपने बच्चे से लिपट जाना, एक तरीके से जो हमारी खुद की फीलिंग्स होती है, जब हम किसी से एक तरीके से प्यार करते हैं तो हमारे लिए जो उसके लिए फीलिंग्स होती है, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है वर्तमान समय में पूंजीवाद में। इन्होंने कहा ये प्रक्रियाएं भी, ये एक्शंस भी होते हैं हमारे समाज में। फिर इन्होंने कहा एक परंपरागत क्रियाएं, कि भाई जो परंपरा से चली आ रही है वो क्रियाएं भी हो रही है। जैसे कि इन्होंने कहा, इसमें लिखा है कि भाई जो जॉइंट फैमिली है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसका हमें मतलब नहीं पता, अर्थ नहीं पता, लेकिन हम करते हैं क्यों? क्योंकि परंपरा से चली आ रही है। वो कैसे? कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज भी जब त्योहार होली दिवाली आती है, हम गांव में दिए जलाने जाते हैं अपनी कुल देवी पर, अपने जो हमारे थान होते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि भाई ये परंपरा से जुड़े आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूंजीवाद में सिर्फ मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ये चीजें भी चल रही हैं समाज में। और इसके साथ साथ अगर हम एलिट क्लास को देखें, जैसे अंबानी परिवार को देखें, वो लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं कि वो लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं। वो सबसे ज्यादा गणेश भगवान को मानते हैं क्योंकि उनके दादा भी मानते थे, उनके पूर्वज गणेश भगवान के पुजारी हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये पारंपरिक प्रक्रियाएं, अभिक्रिया, सामाजिक क्रियाएं चल रही है पूंजीवाद के समाज में। वो कुल मिलाकर इन सब चीजों को इसलिए बता रहे हैं ताकि समाज में ये सिद्ध किया जा सके कि जो पूंजीवाद है और जो आधुनिकरण है, जो मेनली जो पूंजीवाद है, वो बिल्कुल सही है समाज के लिए, और इसमें ये प्रक्रियाएं भी चलती हैं। फिर ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, वो मैं कल बताऊंगी कि क्यों मानते हैं, क्या रीजन था प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने का, और कल शायद हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे। हमारे यूनिट 1 के 3 कल कंप्लीट हो जाएंगे, थिंकर, मैक्स वेबर, डर्कहाइम और मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सॉरी, तीनों हो जाएंगे। अब इनके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी करेंगे, और इन फ्यूचर जो आ सकते हैं वो भी। तो शायद कल की क्लास में स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम पहले मैक्स वेबर कंप्लीट करेंगे। इसको करने के बाद हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे, और हो सकता है परसों हमारी पूरी क्लास पीवाईक्यू, क्योंकि 100 से प्लस या हो सकता है 200, इन तीनों से ही मैं पीवाईक्यू करा दूं, ताकि आपकी ना बाकी की टेंशन भी ना रहे कि भाई हमें अब पीवाईक्यू करने हैं। तो हम साथ के साथ अपनी तैयारी इस प्रकार करके चलेंगे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए नेट जेआरएफ के लिए। ओके, चलिए
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लास को इतनी शिद्दत से देखा और अपना इतना बेशकीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।